पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा नाम और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसा नाम राजनीति का बन गया है जिसकी महाराष्ट्र से लेकर के यूपी के चुनावों तक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से बीते 2 रोज पहले तिरंगा रैली निकाली गई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा, और उसके बाद जो भाषण था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का, वो ऐतिहासिक भाषण बन गया। इसके बाद चर्चा थी कानपुर की। कानपुर में कैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वोटरों को लुभाने में कामयाब होंगे, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पहले ये कहा जा रहा था कि इस कानपुर की रैली से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपनी यूपी की सियासत को तेज करेंगे और उसमें 4 चांद लगाने का काम करेंगे, जिसके चलते कई लोगों से गठबंधन की बात चल रही है, कई बड़े चेहरे जो हैं उनके साथ जुड़ेंगे, तमाम दावे किए जा रहे थे। और चाहे आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करते हो चाहे ना करते हो, हर किसी की नजर जो है वो कानपुर की रैली पर टिकी हुई थी, क्योंकि इससे पहले पुलिस प्रशासन ने कानपुर की रैली को विफल करने के लिए एक एआईएमआईएम के कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया, पाकिस्तान का आरोप लगा करके कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और जिस तरह कानपुर में माजिद हुसैन और शौकत अली ने अपनी भूमिका निभाई वो काबिले तारीफ था। और फिर था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भाषण, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के मंच पर एक नाम चर्चा का केंद्र बन गया। वो नाम था लखनऊ की झांसी की रानी कहे जाने वाली उज़्मा परवीन का। वो उज़्मा परवीन जो योगी हुकूमत के आगे ना झुकी ना डरी और सीए आंदोलन को लखनऊ में खड़ा करने के लिए अहम योगदान भी निभाया। उज़्मा परवीन ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थाम लिया है, जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और एआईएमआईएम की तरफ से उन्हें चुनाव भी लड़वाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें कुछ ही दिन में साफ हो जाएंगी। और अब बात की जाए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के यूपी की सियासत पे, और कौन है उज़्मा परवीन जिसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। इन तमाम लोगों के बारे में इन तमाम रिपोर्ट को आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीए और एनआरसी का विरोध करने वाली सैयद उज़्मा परवीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल हो गई हैं। वे विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगी। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उज़्मा परवीन को कानपुर में पार्टी की सदस्यता दिलाई। उज़्मा परवीन ने लखनऊ की 171 पश्चिम विधानसभा से दावेदारी ठोकी है। लखनऊ चौक की रहने वाली सैयद उज़्मा परवीन सीए और एनआरसी कानून के विरोध में अपनी आवाज उठा चुकी हैं। खास बात यह है कि अपने बच्चों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, वे आज भी इसका विरोध लगातार करती रहती हैं। उज़्मा परवीन ने कोरोना संक्रमण में लोगों के घरों और मस्जिदों को भी सैनिटाइज किया था, जिसकी वजह से वे काफी पॉपुलर हुई थी। वे अपने घर से पीठ पर टैंक लाद लेती थी और सैनिटाइज करने के लिए निकल पड़ती थी। हालांकि सैयद उज़्मा परवीन कई बार घंटा घर पर झंडा फहराने के आरोप में नजरबंद भी की गई हैं। एआईएमआईएम पार्टी का टिकट मिलने के बाद भी उनकी मांग है कि सीए और एनआरसी कानून वापस लिए जाएं। उसी मांग के साथ वे विधानसभा चुनाव में उतरेंगी। लखनऊ के थाना शहादतगंज क्षेत्र की रहने वाली सैयद उज़्मा ने सीए और एनआरसी के खिलाफ घंटा घर पर प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई थी। और इसी के साथ साथ जब तिरंगा लहराने का ऐलान कर दिया गया था घंटाघर से उज़्मा परवीन द्वारा, तब भी वो चर्चा का केंद्र बनी थी और उनके पति को और तमाम लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था ताकि वो लोग सीए आंदोलन में शामिल ना हो पाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के घंटाघर पर
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराने जा रही सैयद उज़्मा परवीन को पुलिस ने घर में ही नजरबंद कर दिया था। सैयद उज़्मा परवीन ने सीए और एनआरसी के खिलाफ घंटाघर में विरोध प्रदर्शन किया था। उनको गिरफ्तार भी किया गया था। डीसीपी सर्वेश त्रिपाठी ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को बिना इजाजत के पब्लिक प्लेस में झंडा फहराने से मना किया गया है। जो लोग ऐसा कर रहे थे उसको समझाया भी गया है। वहीं सैयद उज़्मा परवीन के मुताबिक वह स्वतंत्रता दिवस पर सीए और एनआरसी से आजादी दिलाने के लिए घंटाघर पर तिरंगा फहराने जा रही थी। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा था कि आज के दिन झंडा नहीं फहराने देना संवैधानिक हक का हनन है। मैं अपने देश से बहुत प्रेम करती हूं। देश में रहने वाले हर व्यक्ति को उसकी आजादी का हक मिलना चाहिए, चाहे वो सीए हो या एनआरसी हो। गौरतलब है कि घंटाघर पर जहां पर सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था, उसी जगह सैयद उज़्मा परवीन कुछ महिलाओं के साथ झंडा फहराने गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही नजरबंद कर दिया था। ये कहानी है उज़्मा परवीन की, जो योगी हुकूमत के आगे, उसके प्रशासन के आगे, जो यूपी पुलिस अपनी ताकत दिखाती है, उनके आगे ना झुकी ना डरी और बुलंदी से सीए एनआरसी के आवाज को बुलंद किया और आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दामन थाम लिया। और इसी के दम पर अब चुनाव भी आगे लड़ने वाली हैं, जिससे खलबली जो है तमाम राजनीतिक पार्टियों में मचा दी है। और साथ ही साथ कानपुर में जो ऐतिहासिक भाषण रहा, खासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि तमाम सेकुलर पार्टियों को बेनकाब करने का काम जो है कानपुर के मंच से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा कानपुर के मंच से उठाया था। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में क्रिमिनल ट्रायल में आए अदालत के फैसले में किसी को दोषी नहीं ठहराया गया था। इसको लेकर उन्होंने संसद में सवाल उठाया कि इसके खिलाफ सीबीआई ने अपील क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने संसद में पूछा कि मस्जिद को शहीद किन लोगों ने किया और इसके खिलाफ सपा, बसपा और कांग्रेस के नेताओं ने मुंह क्यों नहीं खोला। ओवैसी ने रविवार को कानपुर में एआईएमआईएम की शोषित वंचित समाज रैली को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें रखी। रैली में ओवैसी ने कहा, जब बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का फैसला आया, अदालत ने कहा कि कोई इस मामले में दोषी नहीं है। यह फैसला आने के बाद हमने संसद में पूछा कि सीबीआई ने इनके खिलाफ अपील क्यों नहीं की, बाबरी मस्जिद को किसने तोड़ा था। एआईएमआईएम प्रमुख ने इस पर अफसर पर सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि इस फैसले के खिलाफ क्या समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने कुछ बोला, बसपा के किसी नेता ने कुछ बोला, क्या कांग्रेस के किसी नेता ने बोला। उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों नहीं बोला, तो उन्होंने नजरें झुका ली। मैं समझ गया कि मस्जिद मेरी शहीद हुई थी, इनकी नहीं, मेरी मस्जिद को शहीद किया गया था। और ये बातें जो हैं मंचों से जब उठाई गई, क्योंकि यही बातें जो हैं मुस्लिम आरक्षण के दौरान जो है महाराष्ट्र के मंच से भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई थी, और तमाम जो सेकुलर पार्टियां जो हैं वो बुरी तरीके से ओवैसी के इस भाषण के बाद बौखलाई हुई हैं। कितना असर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बातें यूपी की जनता में कारगर साबित होंगी, ये आने वाला 2022 का चुनाव ही तय कर पाएगा। तब तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।